नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसके दो पहलू हैं। एक तरफ विनाश, दूसरी तरफ जीवन। एक तरफ थे गुप्त परमाणु परीक्षण जिनसे पूरी दुनिया हिल सकती थी, और दूसरी तरफ एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो लाखों जिंदगियां बचा रही थी। ये कहानी है भारत के मिसाइल मैन और उनकी दोहरी विरासत की। तारीख थी मई 1998 की। जगह राजस्थान का पोखरन रेगिस्तान। सोचिए, जब पूरा देश गहरी नींद में सो रहा था, तब वहां इतिहास लिखा जा रहा था। एक ऐसा सीक्रेट मिशन जो दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था। सुबह के करीब 3 बज रहे थे और घने अंधेरे में 4 फौजी ट्रक आगे बढ़ रहे थे। अब इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स को चकमा देना, क्योंकि इन ट्रकों में छिपी थी भारत की वो परमाणु शक्ति जिसे दुनिया की नज़रों से पूरी तरह बचाकर रखा गया था। और फिर 11 मई की दोपहर को एक ऐसा जोरदार धमाका हुआ जिसकी गूंज ने पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक की नींदें उड़ा दी थीं। ये ऑपरेशन शक्ति की शुरुआत थी। आपको सुनकर लगेगा कि ये किसी स्पाई फिल्म की कहानी है, पर यह सच था। इस मिशन की सीक्रेसी का लेवल ही कुछ और था। मतलब एक बॉम्ब के लिए कोड नेम था ताजमहल, तो दूसरे के लिए व्हाइट हाउस। और जो साइंटिस्ट इस पूरे मिशन को लीड कर रहे थे, उनका भी एक नकली नाम था, कर्नल पृथ्वीराज। पूरी टीम आर्मी की यूनिफॉर्म पहनती थी, और तो और दिल्ली से बात भी कोड वर्ड में होती थी। जैसे अगर पूछा जाए क्या स्टोर आ गया है, तो इसका असली मतलब था क्या बॉम्ब पहुंच गया है। कमाल है ना? तो सवाल यह है कि इस पूरे मिशन के पीछे आखिर था कौन, और ये भारत के लिए इतना इतना जरूरी क्यों हो गया था? कर्नल के भेष में जो शख्स थे वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। एक बहुत ही साधारण परिवार से आने वाले एक असाधारण एरोस्पेस इंजीनियर, जिन्हें हम सब मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। अच्छा, डॉक्टर कलाम का जो सफ़र था वो वाकई में कमाल का था। 1980 में उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 को लीड किया, और इसी के साथ भारत दुनिया के स्पेस क्लब में शामिल हो गया। फिर 80 के दशक में अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। और फिर आया साल 1998, जब प्रधानमंत्री के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर के तौर पर उन्होंने पोखरण 2 टेस्ट्स को लीड किया। पर सवाल वही है, इस टेस्ट की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, उस वक्त भारत अपने परमाणु हथियार वाले पड़ोसियों मतलब चीन और पाकिस्तान की वजह से काफी जियोपॉलिटिकल तनाव और खतरों से घिरा हुआ था। तो देश की सुरक्षा के लिए ये टेस्ट एक बहुत जरूरी कदम माना गया। पोखरण टेस्ट के बाद भारत ने पहली बार दुनिया के सामने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी यानी परमाणु नीति रखी। तो ये एक सीक्रेट टेस्ट से एक पब्लिक प्रॉमिस तक का सफर था। तो ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होता क्या है, इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये किसी भी देश के वो नियम कानून और लक्ष्य होते हैं जो ये तय करते हैं कि वो शांति या जंग के समय में अपने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कैसे करेगा, या करेगा भी या नहीं। तो भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो 3 मेन पिलर्स पर टिकी है। पहला है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है हमारे पास इतने हथियार तो होने ही चाहिए कि दुश्मन हम पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। दूसरा पिलर है नो फर्स्ट यूज, यानी हम कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। और तीसरा है मैसिव रिटेलिएशन, मतलब अगर किसी ने हम पर न्यूक्लियर अटैक किया तो हमारा जवाब इतना जबरदस्त और विनाशकारी होगा कि वो सोच भी नहीं सकते। लेकिन डॉक्टर कलाम की कहानी सिर्फ मिसाइलों और हथियारों पर ही खत्म नहीं होती। उनका एक दूसरा पहलू भी था जिसके बारे में शायद कम लोग ही जानते हैं, और ये है डॉक्टर कलाम की विरासत का वो दूसरा पहलू। देखिए, एक तरफ जहां उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए SLV-3 और अग्नि जैसी मिसाइलें बनाईं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपनी साइंस का इस्तेमाल आम इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी किया, जैसे कम लागत वाला कार्डियक स्टेंट या फिर पोलियो मरीजों के लिए बेहद हल्के कैलिपर्स। उन्होंने किया क्या? उन्होंने मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाला जो हल्का कंपोजिट मटेरियल होता है ना, उसी से पोलियो कैलिपर्स बना दिए, और नतीजा, कैलिपर्स का वजन पहले के मुकाबले घटकर सिर्फ 10वां हिस्सा रह गया। जरा सोचिए, इस एक आविष्कार ने 50,000 से ज्यादा बच्चों को चलने के दर्द से राहत दी। डॉक्टर कलाम की विरासत तो आज भी हमारे साथ है, लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, वो ये कि 1998 में बनी भारत की परमाणु नीति क्या आज की बदलती दुनिया में भी उतनी ही कारगर है?
क्या वो पुराने नियम आज भी लागू होते हैं? क्योंकि 1998 से लेकर आज तक दुनिया का पूरा न्यूक्लियर लैंडस्केप काफी बदल चुका है। नए नए देश परमाणु ताकत बन गए हैं और जो पहले से थे उन्होंने अपने हथियारों को और भी मॉडर्न बना लिया है। आज हमारे सामने खतरे भी नए तरह के हैं। मिलिट्री टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। छोटे छोटे टैक्टिकल मिनी न्यूक्स बन रहे हैं और साइबर टेररिज्म जैसे खतरे भी सामने आ गए हैं। ऊपर से दूसरे देश हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी बना रहे हैं। और यहीं पर आकर आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस पर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी बहस कर रहे हैं। सवाल ये है कि इन नए और बदलते खतरों की दुनिया में क्या नो फर्स्ट यूज का वादा आज भी भारत के लिए सही है? क्या ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसे भारत आगे भी कायम रख सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।